हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन के लिए सॉरी, एक्चुअली थोड़ी तबीयत नहीं सही है मेरी, तो मैं ऑयलिंग कर रखा हूँ एंड थोड़ा जुकाम एंड कोल्ड एंड फीवर हो रखा है, तो मैं थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। वैसे भी ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता फिर भी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अच्छे से पूरा उत्तर प्रदेश का सेकंड पार्ट कवर किया, जिसमें हम लोगों ने पूरा एग्रीकल्चर पढ़ा है, जलवायु पढ़ा है, डांस पढ़ा है, म्यूज़िक पढ़ा है, न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ा है, ट्राइब्स पढ़े हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने इस पार्ट में कवर अप की है। वीडियो को पूरा देखें, डांस म्यूजिक सब इसमें कवर अप है अच्छे से। आपके इस एक वीडियो से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल के बेसिक वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से आने वाले मिनिमम, बट मुझे इस बार लग रहा है ज़्यादा पूछेंगे, तो 15 तक आप मान के चलो। इससे आप 2 से 3 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, इससे बाहर आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके पहले पार्ट 1 देखिए, उसमें पूरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट एंड हर चीज़ आप पे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये पार्ट देखिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो इसका था उत्तर प्रदेश स्पेशल का, उसमें हम लोगों ने अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर थी, जिसमें हम लोगों ने यूपी का हिस्ट्री, यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट संस्थाएं, इंस्टीट्यूट जिनको बोलते हैं, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, ठीक है, इसको कवर अप किया था। उसके आगे आज हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में आपका मोस्टली उत्तर प्रदेश स्पेशल खत्म हो जाएगा। 1-2 टॉपिक बचेंगे जो कि मैं थर्ड पार्ट में आपको ला के बना दूंगा। एंड एट द एंड जब आपका एग्जाम नज़दीक होगा, लगभग 17-18 तारीख से, मैं इसका एक कंबाइंड वीडियो डाल दूंगा उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से। उसमें सब चीज़ एक जगह मिल जाएगी आपको। तो अभी इस वीडियो को अच्छे से पूरा लास्ट तक देखें, ताकि आपको हर एक चीज़ याद हो जाए। एंड जब वो वीडियो डालूंगा तो उससे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर ऑफ यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कृषि, कि हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि कैसे होती है, एग्रीकल्चर कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ? पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। जो पहला 5 ईयर प्लान था, देखो 5 ईयर प्लान क्या था, पहले क्या होती थी, जो गवर्नमेंट आई थी उसने कहा था कि 5 साल का एक टारगेट सेट कर दी थी कि इस 5 साल, क्योंकि हमारे चुनाव हर 5 साल पे होते हैं, तो इस 5 साल हम ये चीज़ डेवलप करेंगे, नेक्स्ट 5 साल ये डेवलप करेंगे, ऐसा होता था। 5 ईयर प्लान बनते थे। ठीक है, तो जो पहला 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर के लिए ऊपर था। क्यों था? देखो, हम लोग को ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, हम लोग एकदम गरीबी में थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, हमारे यहाँ बंजर था, ऊपर से हमारे यहाँ वो सब होते रहते थे, महामारियाँ फैलती रहती थी, अकाल पड़ता रहता था। तो सबसे पहले ध्यान ये दिया गया कि हमारे यहाँ हमारी कृषि को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि हमारे यहाँ पहले भुखमरी और गरीबी की हालत खत्म हो। ठीक है, इसके लिए क्या किया, एग्रीकल्चर फोकस किया गया, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन एक हिसाब से अच्छा भी है कि हम सबको खाना मिल गया, बुरा ये है कि हमारा जो प्राकृतिक हमारे गेहूँ थे, हमारे एकदम जो होते ना स्वच्छ एंड एकदम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था, वो ख़राब हो गया। हम लोग मैक्सिको से गेहूँ हम लोगों ने इंपोर्ट किया, यूएसए से, एंड मैक्सिकन अब गेहूँ हम लोग खाते हैं। ठीक है, जो फर्टिलाइज़र है और सब चीज़ का ज़्यादा यूज़ करके बनता है। हमारा जो गेहूँ होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लूटेन उसमें ज़्यादा कम होता है, जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल रहता है। बट छोड़िए वो सब पास्ट की बातें, साइंस की बातें, उस पर फोकस नहीं करते। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया। ठीक है, उसमें क्या पाया गया कि 2011 का जो सेंसस हुआ, 2011 की जो जनगणना हुई, उसमें 59.3%, मतलब 59.3% पॉपुलेशन हमारी जो है, हमारी जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है। ठीक है, जिसमें से कृषक कितने हैं? ओवरऑल कृषक जिनकी खुद का खेत है और खुद खेती करते हैं वो है 29%। किसमें से? ये 59 में से। और 30% इसमें से वो लोग हैं जो खेतों में एज अ नौकर काम करते हैं, उनको श्रमिक बोलते हैं। ठीक है, नौकर कहना गलत बात होगा, बट श्रमिक बोल सकते हो कि खेतों में वो काम करते हैं, उनका खुद का खेत नहीं है, किसी लैंडलॉर्ड जमींदार के खेत में लोग काम करते हैं। ठीक है, अब हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें जो 22-23 की अर्थव्यवस्था का हमारा रिपोर्ट आया था, डेटा आया था इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें जो प्राइमरी सेक्टर है, मतलब हमारा जो कृषि उत्पाद है, जितनी भी हमारी चीज़ें कृषि से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली ज़मीन से मिलती हैं, वो 27% का कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, कितना? 27% का। अभी ये जो 24-25 का डेटा है उसमें 26%, 1% की गिरावट है, बट फिर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, लगभग 1/3 कंट्रीब्यूशन, अप्रॉक्स 1/3 कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमी में कृषि सेक्टर का होता है, प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो एक मुश्किल है कृषि के डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर का जो हमारा डेवलपमेंट विकास नहीं हो पा रहा, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण हमारे यहाँ है जो जोत, हमारे यहाँ जोत का आकार वो बहुत छोटा है। हमारे यहाँ जो लैंड है, लैंड का जो एरिया है बहुत कम है। ठीक है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहा हूँ ताकि आप हिंदी वालों को समझ में आ सके और इंग्लिश वालों को भी समझ में आ सके। ठीक है, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिल जाए एक ही जगह पर। तो एवरेज जोत का जो आकार हमारे यहाँ वो है 0.73 हेक्टेयर, 0.73 हेक्टेयर। अब हेक्टेयर क्या है? हेक्टेयर ज़मीन की मापने की हमारी विधि है, जो कानूनी गवर्नमेंट जगहों पे यूज़ होती है, बट हर स्टेट का अलग होता है। जैसे यूपी में हम लोग बीघा यूज़ करते हैं, क्या या यूज़ करते हैं? बीघा। ठीक है, मध्य प्रदेश में या शायद राजस्थान में कहीं मुट्ठा यूज़ करते हैं, मुट्ठी या मुट्ठा। ठीक है, ऐसा कुछ करके। ठीक,
तो हमारे यहाँ क्या है, और बिहार में हम लोग कठ यूज़ करते हैं, ठीक है, कितने कठ तुम्हारे यहाँ है, तो यहाँ हमारे यहाँ क्या बीघा यूज़ होता है, ठीक है। तो इंडिया में जोत का आकार एवरेज अगर देखा जाए, मतलब किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम, तो एवरेज अगर निकाला गया तो है 0.73 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर भी नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। बट ओवरऑल इंडिया में कितना है 1.08 हेक्टेयर, ये यूपी का है। यूपी का जोत आकार कितना है 0.73 हेक्टेयर। ओवरऑल इंडिया में 1.08 हेक्टेयर है, मतलब यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए इसका जोत का आकार भी कम है, इंडिया के एवरेज से भी कम है, ठीक है। नेक्स्ट, सीमांत किसान हमारे यहाँ कितना है। सीमांत किसान मतलब ये लोग जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है, वो हैं सबसे ज़्यादा। और लघु किसान हमारे यहाँ उसके बाद हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, ठीक है। बड़े किसान बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश को जलवायु में विभाजित किया गया। कृषि के हिसाब से जलवायु बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, बिना जलवायु की कृषि नहीं होती है, तो उसको विभाजित किया गया। अब जलवायु 9 तरीके की हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कितने पार्ट में है? 9 पार्ट में। इसको याद रखेंगे 9 पार्ट में। अब कौन कौन सी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछता है, बट आपके माइंड में होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हो अच्छे से। तो भाबर या तराई, मैदानी, मध्य पूर्व मैदानी, उत्तर पूर्व मैदानी, दक्षिण पश्चिम मैदानी, सॉरी मध्य पश्चिम है, ये मध्य पूर्व नहीं है, मध्य पश्चिम मैदानी, दक्षिण पश्चिम मैदानी, मध्य मैदानी, बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और पूर्वी मैदानी, ठीक है। 9 टाइप में, ठीक है। इसको ऐसे याद रखोगे। ये याद रखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैंने मेंशन कर दिया कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, आपको बस ये याद होना चाहिए कि जलवायु कितनी है, 9 तरीके की, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल लैंड एरिया है हमारा, जो टोटल लैंड एरिया मान लीजिए 100% हमारे पास लैंड है, तो उसमें से 10% पे खेती एग्रीकल्चरल लैंड है। वहाँ पे खेती कृषि योग्य भूमि जिसको बोलते हैं ना, कृषि योग्य भूमि जब हम लोग खेती कर सकते हैं, वो है 10.3%, ठीक है। इरिगेशन में, सिंचाई की व्यवस्था में यूपी पहला है लैंड इरिगेशन में, ठीक है। मतलब अगर किसी स्टेट में सबसे ज़्यादा कृषि के ऊपर भूमि अगर है तो यूपी में है, और इरिगेशन मतलब सिंचाई में भी यूपी में है। बट मोस्टली सिंचाई हमारी किससे होती है? नलकूपों से। इसको याद रखेंगे। हमारे यहाँ लगभग कुछ नहीं तो 70% सिंचाई हमारी नलकूपों से होती है, नलकूपों से, ठीक है। नलकूप मतलब जो हम लोग ट्यूबवेल लगाते हैं ना, उसको नलकूप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नलकूप के बाद हमारी नहरें आती हैं, और नहरों के बाद हमारा आता है क्या? कुएँ, ठीक है। अब यूपी में कितने क्रॉप सीजन है, मतलब कितने तरीके की कृषि होती है, कितने सीजन में, कितने मौसम में? तो 3 तरीके की, ठीक है। 3 तरीके की आपको ऑलरेडी पता होगा, एक रबी होती है, एक खरीफ होती है, एक जायद होती है, ठीक है। मैं हमेशा कंफ्यूज होता था रबी और खरीफ में। जायद तो होता था कि बीच में है जो खीरा आता था, उसके बीच में हमारे ककड़ी, ककुम्बर, ये सब आते थे ना, ये सब वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज, ये सब हमारा जायद में होता था, ठीक है। जो बीच में ऐसा कर लो कि मार्च अप्रैल में बो दो और फिर उसको जुलाई अगस्त तक कट कर लो, उसको जायद बोलते हैं। बट मैं हमेशा रबी और खरीफ में क्रॉप कन्फ्यूज होता था। बट इसको याद करने का मैंने तरीका क्या बताया था कि सूरज जो होता है ना, सूरज के पर्यायवाची होता है रवि, सूरज के पर्यायवाची रवि होता है। तो जो रवि की फसलें हैं वो गर्मियों में कट जाती हैं, मतलब जैसे सूरज गर्म होता है वैसे फसलें कट जाती हैं, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद रखा था। तो अब ये कट जाती है मार्च अप्रैल में, तो बुआई पहले हुई होगी, तो इसकी बुआई ठंडियों में होती है रवि की फसल की। तो जस्ट अपोजिट, रवि मतलब होता है सूरज होता है गर्म, तो उसके जस्ट अपोजिट ठंड, तो इनकी बुआई ठंड में होती है और कटाई गर्मियों में होती है, ठीक है। तो बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, और कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। मतलब अक्टूबर नवंबर में बोया और मार्च अप्रैल में बोर उसको काट लिया, ठीक है। इसमें फसलें कौन कौन सी आती है? इंपॉर्टेंट मुख्य प्रमुख फसलें कौन कौन सी, प्रमुख क्रॉप्स कौन कौन से? वो हैं गेहूँ, जौ, मटर, चना, मसूर, आलू, सरसों, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सब में क्या है, जिनमें पानी की मात्रा की कम ज़रूरत होती है वो सब यहाँ होती है, क्योंकि देखो ठंडियों में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, नमी होती है, ठीक है। तो इसमें पानी कम चाहिए होता है, तो जितने में भी पानी कम चाहिए वो यहाँ ठंडियों में होते हैं, ठीक है। इसको ऐसा याद रखोगे। नेक्स्ट हमारा खरीफ कब होती है? जून जुलाई में हम लोग उसको बोते हैं और कटाई अक्टूबर नवंबर में कर लेते हैं, मतलब गर्मियों में बोते हैं, ठंडियों में काट लेते हैं, ठीक है। ओके, इसमें कौन कौन से जिसमें पानी की ज़्यादा महत्वता है, ठीक है, वो है धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, अरहर, एक्सेट्रा। अब मक्का, बाजरा और जो मिलेट्स हैं वो तो आप कहीं भी उगा सकते हैं, बट मोस्टली धान, अरहर, गन्ना ये सब होता है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इसमें टेम्परेचर और पानी दोनों कम चाहिए होता है, ठीक है। फिर हमारी ज़्यादा वाली जो मैंने आपको बताया कि मार्च अप्रैल में बोते हैं, जून जुलाई में काट लेते हैं, ठीक है। इसमें टेम्परेचर वाटर दोनों चाहिए ज़्यादा होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट फसल कौन कौन से? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, मूंग, लौकी, कद्दू, तोरई, एक्सेट्रा, ये सब हमारी होती हैं जायद की फसलें, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट फसलों के ऊपर हमारी उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, मतलब इंस्टीट्यूट्स मतलब उसको आप बोल सकते हो अनुसंधान संस्थान, जो भी बोलो, वो बने हुए हैं। वो कौन कौन से? तो दलहन, दाल वाला कानपुर में है, सब्जी वाला बनारस में है, और बागवानी वाला लखनऊ में है, ठीक है। तो देखो बागवानी थोड़ा सा मुस्लिम वर्ड नहीं साउंड हो रहा है, बागवानी, तो ये लखनऊ में है, मुस्लिम नवाबों का शहर, बागवानी मुस्लिम लखनऊ का, ठीक है।
सब्जी अनुसंधान वाराणसी में, इसको याद रखेंगे वाराणसी में, क्योंकि गंगा नदी बहती है, गंगा नदी से पानी बढ़िया तो सब हर जगह हरियाली है, तो इसलिए सब्जी वहाँ पे हरी हरी सब्जियाँ, ठीक है, इसको ऐसे याद रखोगे। और दलहन दाल, दाल कहाँ है? कानपुर में है, ठीक है, दाल कहाँ है? कानपुर में, इसको कैसे याद रखोगे? कानपुर ज़्यादा फेमस क्या है कि लोग गुटखा खा के बात करते हैं, जो भी कानपुर के बारे में बात करेगा ऐसे बोलेगा और भैया कैसे हो, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा कानपुर वालों, एक ऐसा हर जगह आप लोग की इमेज ऐसी बनी हुई है, सॉरी। तो गुटखा खा के बात करते हैं, ठीक है, तो गुटखा रेड कलर का होता है, तो दाल हमारी पीली कलर की होती है, ठीक है। अब याद करने के लिए आपको बकवास सी बातें बता रहा हूँ, आपके माइंड में बस जाए, ताकि अब एग्जाम में मत भूलो अगर ऑप्शन आया तो, ठीक है। अब हमारी प्रमुख फसलें कौन कौन सी, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हमारे पास कौन कौन से, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है गेहूँ, सबसे प्रमुख फसल गेहूँ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गेहूँ सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। वैसे देखा जाए तो पर हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब और हरियाणा साइड में उसकी उपज ज़्यादा है, पर हेक्टेयर वहाँ ज़्यादा गेहूँ पर होता है, मतलब एक हेक्टेयर में अगर वो 10 कुंटल निकालते तो हमारे एक हेक्टेयर में 8 कुंटल ही होता है, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन और क्रॉप्स फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बट हमारे यहाँ गेहूँ, क्योंकि एरिया ज़्यादा है हमारे पास, तो गेहूँ हम लोग सबसे ज़्यादा उगाते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो 9.4 मिलियन हेक्टेयर गेहूँ हाईएस्ट है इंडिया का, 2021-22 में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अभी इस देखिए, ये अभी आप इंपॉर्टेंट क्रॉप से पढ़ लो, अभी मैं क्रॉप और एग्रीकल्चर का डेटा जो इस साल का आया है ना, उसको मैं प्रॉपरली आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो आपका करंट अफेयर्स वाला पूरा डेटा वहाँ से मैं कवर करा दूंगा एग्रीकल्चर का, ठीक है, उसके लिए परेशान मत रहिएगा, ये डेटा बस आप जाने रहो, माइंड में रहे, क्योंकि जल्दी चेंज नहीं होगा ना ये, इसलिए 31.8% टोटल प्रोडक्शन यूपी का, यूपी पहले नंबर पे है पूरे इंडिया में, इतना 32%, लगभग 32% गेहूँ उत्तर प्रदेश देता है पूरे भारत को, ठीक है। सबसे ज़्यादा गेहूँ होता कहाँ? गोरखपुर, हरदोई, बुलंदशहर, इन सब जगहों पे सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। हाँ, गोरखपुर, हरदोई, बुलंदशहर। अब आप कैसे जान पाओगे कि यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है? इरीगेशन देखो, गोरखपुर में राप्ती नदी है, हरदोई में हमारे पास नदियाँ हैं, बुलंदशहर में नदी है, जहाँ जहाँ नदियाँ ज़्यादा हैं वहाँ गेहूँ होगा, ठीक है, आसपास देखिए लो। क्योंकि नेक्स्ट हमारा चावल, चावल कहाँ पे? चावल में हम लोग भारत में दूसरे नंबर पे हैं, गेहूं में पहले नंबर पे थे, चावल में दूसरे नंबर पे है। 5.7 मिलियन हेक्टेयर चावल का उत्पादन हम लोगों ने 2021-22 में किया। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो जब डेटा बताऊंगा ना रिसेंट वाला, था उससे याद रखेंगे, बस अब समझ लीजिए तक के लिए, ठीक है। 11.2% टोटल प्रोड्यूस जो भारत में होता है, भारत में अगर 100% चावल होता है उसमें से 11% उत्तर प्रदेश देता है, ठीक है। कहाँ कहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है? तराई क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र, शाहजहाँपुर, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, इन सब जगह चावल ज़्यादा होता है। चावल का कटोरा कहते हैं हम लोग चंदौली को, चंदौली को हमारे यहाँ चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हमारा बाजरा, उत्तर प्रदेश में बाजरा भी होता है। बाजरा के 40 से 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है, मतलब पानी कम लगता है, इसके लिए इसको जानो। तो उसी जगह पे होगा जहाँ पे सूखी भूमि, जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, इन सब जगह पे पानी कम है ना, तो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है पूरे भारत के में उत्पादन अगर बाजरा का हो रहा है 100%, तो उसमें उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चना कहाँ होता है? चना हमारी इसको हल्की दोमट या शुष्क मृदा चाहिए होती है, दोमट मृदा चाहिए होती है या शुष्क मृदा चाहिए होती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चने के लिए होता कहाँ पे? हमीरपुर, जालौन, बांदा, झांसी एक्सेट्रा। अब आप जान सकते हो कि यहाँ की मृदा कैसी है, दोमट है या शुष्क मृदा है, ठीक है। कहाँ की? हमीरपुर, जालौन, बांदा, झांसी, इन सब जगहों की, ठीक है, चना की। नेक्स्ट हमारा गन्ना में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है। याद रखेंगे कि गन्ने के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। बट अगर गन्ने से चीनी बनाई जाती है तो चीनी की प्रोडक्शन में महाराष्ट्र पहले नंबर पे, क्योंकि वहाँ पे चीनी मिल जाता है, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। गन्ना अनुसंधान कहाँ है हमारा? शाहजहाँपुर में, इसको ऐसे याद रखेंगे, गन्ना अनुसंधान, गन्ना के ऊपर रिसर्च होती है शाहजहाँपुर में। शाहजहाँ को गन्ने से बहुत प्यार था तो रिसर्च करते रहते हैं वो, ठीक है। 41% टोटल गन्ने का जो प्रोडक्शन है वो हमारे यहाँ तराई और गंगा यमुना दोआब में होता है, ठीक है। हमारी ये गंगा जी हैं और ये हमारी यमुना जी आगे मिल जाती है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको गंगा यमुना दोआब बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। यहीं पे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ने का प्रोडक्शन होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आलू में भी हम लोग फर्स्ट नंबर पे हैं और हरी मटर में भी फर्स्ट नंबर पे, ये दोनों आप याद रखोगे। आलू और हरी मटर दोनों हम लोग पहले नंबर पे उगाते हैं। अब आलू होता कहाँ है? पानी कम चाहिए तो वैसी जगह पे होगा जहाँ पानी कम है, जैसे आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, फर्रुखाबाद, ठीक है। इंटरनेशनल आलू संस्थान आगरा वालों को आलू से बहुत प्यार है, तो आगरा में सबसे ज़्यादा आलू उगता है और आगरा में ही इंटरनेशनल आलू संस्थान है, आलू के ऊपर रिसर्च आगरा में करते हैं, ठीक है, ठीक, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि हरी मटर में फर्स्ट पे, इसको याद है। फिर हमारा आम में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे। आप लोग को तो पता है कि हमारे हर साल लखनऊ में जब भी गर्मी का सीज़न होता है तो आम महोत्सव आयोजित किया जाता है, आम महोत्सव, ठीक है। तो आम सबसे बड़ा लंगड़ा, चौसा, रतौल, दशहरी, ये सब होता है। सबसे ज़्यादा फेमस आम में कौन है? मलिहाबाद लखनऊ में पड़ता है। यहाँ की मलिहाबाद की दशहरी आम, जिसको आमों का राजा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। बनारस में हमारे लंगड़ा चौसा होता है, ठीक है।
और रतौल होता है सहारनपुर बागपत में, ठीक है। 3 किस्म आम का यहाँ जान लीजिए। वैसे तो हमारे पास 2000 से ज़्यादा किस्में आम के, बट 3 यहाँ आप जान लीजिए। आंवला के लिए हमारे पास प्रतापगढ़ बहुत ज़्यादा फेमस है। आंवला के लिए प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला होता है, प्रतापगढ़। अमरूद के लिए हमारा प्रतापगढ़ कहाँ है, प्रयागराज के पास, उसको याद रखेंगे। अमरूद के लिए हमारा प्रयागराज फेमस है, प्रतापगढ़ फेमस है, बरेली, बदायूं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रयागराज में हमारा अमरूद संस्थान है, प्रयागराज में अमरूद संस्थान है, ठीक है। प्रयागराज अमरूद अब तो बनारस के भी फेमस होना धीरे धीरे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कौन कौन सी जगह है अमरूद के लिए, फिर से बोल दे रहा हूँ, प्रयागराज जहाँ पे अमरूद संस्थान है, प्रतापगढ़, बरेली, बदायूं, ठीक है। अब होता क्या ना, जैसे मान लो ये एरिया यहाँ पे अमरूद हो रहा है, तो इसके आसपास के लोग भी तो अमरूद बोएंगे भाई। मान लो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, कोई यहाँ कोई किसान ज़्यादा पैसा कमा रहा है किसी क्रॉप से, तो यहाँ भी सोचेगा भाई हम भी अमीर हो जाए। तो आसपास के एरिया में भी वो क्रॉप्स होती है, तो इतना मत रखिए कि सिर्फ प्रयागराज में होता है। अगर मान लीजिए प्रयागराज ऑप्शन में नहीं है, प्रतापगढ़ है, तो आप प्रतापगढ़ लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केला। केला कहाँ होता है, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, कुशीनगर और हमारे यहाँ बहराइच, ठीक है। हमारे यहाँ मतलब मैं यहाँ नहीं रहता, बट फिर भी बहराइच, इसको मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कौशाम्बी में हमारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, और कुशीनगर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारा केला को इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है, उसके याद रखेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में केला, कुशीनगर के केले के उत्पाद इंपॉर्टेंट है, और फूड प्रोसेसिंग कौशाम्बी में होती है, ठीक है। लीची हमारी मेरठ की बहुत ज़्यादा फेमस है, मेरठ की लीची याद रखेंगे, मेरठ की लीची, मेरठ की लीची, मेरठ की लीची। जैसे होता है ना मेरठ, उसको ऐसे याद रखो कि लाठी, रठ लाया तो लाठी, लाठी से मारे तो लाल हो जाता है ना, लीची लाल होती है, तो मेरठ की लीची, ठीक है। बहुत वर्स है बट आपको याद रखने में काम आएगा, क्योंकि जितना गंदा बोलोगे उतना जल्दी आपको याद रहेगा। संतरा हमारा सहारनपुर में, संतरा हमारा सहारनपुर में, तो विटामिन सी का सहारा हमारा संतरा है, कहाँ पे, सहारनपुर में, सहारनपुर में, ठीक है। अब हम लोग अपने उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान देने वाले हैं। सिंचाई मतलब इरिगेशन में, इरिगेशन में हम लोग देखेंगे रिवर्स और कैनाल्स, नदियाँ और जो नहरें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कैनाल्स में, ठीक है। तो तीन टाइप के रिवर हैं इंडिया में, यूपी में हमारे। पहली हमारी गंगा नदी है, ठीक है, दूसरी हमारी यमुना नदी है, ठीक है, और तीसरी हमारी रामगंगा है, ठीक है। ये 3 नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सिंचाई व्यवस्था के लिए। कौन सी, रामगंगा हमारी, फिर यमुना नदी, फिर हमारी गंगा नदी हमारी, ठीक है, 3 नदी, ठीक है। शारदा नदी, देखिए नदी बहुत सारी है, शारदा नदी भी है, घाघरा नदी भी है, ठीक है, सरयू नदी भी है, चंबल नदी भी है, बेतवा भी है, गोमती भी है, ठीक है, ठीक है, हिंडन भी है। तो इतनी सारी नदियां हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी नदी हमारी कौन से इरिगेशन पे ज़्यादा पार्ट ले रही है, इसके हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सारी नदी आप लोगों को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, बट 3 टाइप की नदी आप लोग ज़्यादा याद रखेंगे। तो जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी बिजनौर में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, ठीक है, ऊपर से उतरती है, बिजनौर में प्रवेश करती है, ठीक है। प्रमुख शहर कौन कौन से जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं, इसको याद रखेंगे, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर, ठीक है। अब कानपुर में गढ़मुक्तेश्वर, प्रयागराज में बिठूर, वाराणसी में चुनार और गाजीपुर में कन्नौज, ठीक है, इन सब जगह वो घुसती है, ठीक है। कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हैं, इसके कैसे आप भी रख सकते हैं। सहायक नदी कौन कौन सी इसकी, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, ये सब इसकी सहायक नदी हैं, ठीक है। यमुना में नेक्स्ट नदी हमारी आती है यमुना। यमुना कहाँ प्रवेश करती है, सहारनपुर से। वैसे याद रखेंगे कि हमारी जो देखिए गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, हम लोगों ने पढ़ा, गंगा नदी प्रवेश करती है हमारी बिजनौर से, ठीक है। यमुना नदी प्रवेश करती है हमारी सहारनपुर से। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, ठीक है, इंपॉर्टेंट शहर। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, मथुरा, नोएडा, आगरा, प्रयागराज, ठीक है, ओके। प्रयागराज क्योंकि संगम है ना, तो वहाँ पे सब जुड़ी हुई है, ठीक है। सहायक नदी कौन कौन सी, हिंडन, काली, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, सब इसकी सहायक नदी है। मैं रिवर्स में ये सब चीज़ ऑलरेडी पढ़ा चुका है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका बस यहाँ पे यूपी स्पेशल वाला पोर्शन कवर हो, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट नदी रामगंगा ऊपर है, ठीक है। रामगंगा बिजनौर से प्रवेश करती है, जहाँ से गंगा प्रवेश करती है वहीं से रामगंगा प्रवेश करती है, बिजनौर से। कन्नौज में गंगा नदी में जाके मिल जाती है, इसको याद रखेंगे, कन्नौज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। इसके किनारे शहर कौन कौन से, मुरादाबाद है, बरेली है, 2 शहर है, मुरादाबाद और बरेली, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर हमारी शारदा नदी, शारदा नदी कहाँ है, पीलीभीत से प्रवेश करती है, ठीक है। घाघरा में जाके मिल जाती है, कहाँ पे, बहराम घाट में घाघरा से जाके मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी घाघरा नदी के किनारे शहर है बहराइच, श्रावस्ती से प्रवेश करती है यूपी में, और कहाँ का, अयोध्या में जाके सरयू से मिल जाती है, अयोध्या में सरयू से जाके मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी, बेरी, टीला, सारदा, राप्ती, गंडक, ये सब की सहायक नदियाँ, ठीक है। बलिया से जैसे उत्तर प्रदेश है उसमें बलिया से बाहर निकल जाती है, ठीक है। गंगा से छपरा में जाके मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी है, छपरा में जाके इससे मिल जाती है, ठीक है, घाघरा नदी, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब एक चीज़ याद रखेंगे, जो हमारी यहाँ पे राप्ती नदी है, राप्ती नदी के किनारे हमारा गोरखपुर का शहर बसा हुआ है, बाबा जी जहाँ से आते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर जी, राप्ती नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चंबल नदी हमारी गांधी सागर
जवाहर सागर और राजा सागर, 3 बांध है उसके ऊपर। कौन सी 3 बांध? गांधी सागर, जवाहर सागर, राजा सागर, 3 बांध हमारी चंबल नदी के ऊपर है। यमुना से जाके मिल जाती है इटावा के पास, इटावा के पास यमुना से मिल जाती है। और एक नदी है ये जो ऐसा ट्रैवल करती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भ्रंश घाटियाँ बनाती है। भ्रंश घाटी क्या होता है कि ऐसे बहुत ज़्यादा ज़मीन को काट के चलते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसा होता है ना कैनॉन्स आप लोग इंग्लिश में बोलते हो, वो यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से इसके ऊपर डैम बने हुए हैं, बांध जिनको बोलते हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी नदी है बेतवा। बेतवा नदी हमारी माता टीला परियोजना इसके ऊपर है, और राजघाट बांध इसके ऊपर है। कहाँ पे राजघाट बांध? कहाँ? ललितपुर में। इसको याद रखेंगे, राजघाट बांध ललितपुर में है, और माता टीला परियोजना। अगर पूछे ना माता टीला, बहुत बार क्वेश्चन आया, माता टीला बेतवा नदी, तो इसको याद कैसे करोगे? देखो माता बेटा याद हो रहा है ना, बहुत आसानी से। ठीक है, ठीक है, पारीछा बांध भी इसके ऊपर है झांसी में। ठीक है, तो क्या होता है, बेटा परीक्षा देने जा रहा है, इसको ऐसे याद रख लो, बेटा परीक्षा देने जा रहा है, झांसी में परीक्षा बांध है। ठीक है, हामिरपुर में जाके यमुना से मिल जाती है, हामिरपुर में यमुना से मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, गोमती नदी। गोमती नदी फुलहरताल पीलीभीत से निकलती है, फुलहरताल पीलीभीत से लखनऊ जौनपुर इसके किनारे बसे हुए हैं, और कैशी गाजीपुर में जाके गंगा से मिल जाता है। ठीक है, गोमती नदी। नेक्स्ट हमारा क्या है, हिंडन। हिंडन नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है, गाजियाबाद नोएडा इसके किनारे बसे हुए हैं, यमुना में जाके मिल जाती है। 2 बड़े शहर हैं, गाजियाबाद नोएडा, हिंडन नदी के किनारे, इसको याद रखेंगे आप लोग, प्लीज़ मत भूलिएगा। अब हम लोग नहरों पे आते हैं, तो पहली नहर, सबसे ओल्डेस्ट नहर हमारे यहाँ है पूर्वी यमुना नहर। 1830 में शुरू हुई थी सहारनपुर से। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर नाम से है। यमुना नदी जो हमारी बहती है सिर्फ उसके पूर्व में, ईस्ट में, तो हमारे यहाँ नॉर्थ हो गया, हमारा साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, तो ईस्ट मतलब इस साइड ये हमारी पूर्वी यमुना नहर है। 1830 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अपर गंगा। अपर गंगा नहर कौन कौन से जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा हरिद्वार उत्तराखंड का, मिडिल गंगा हमारा बिजनौर। ठीक है, लोअर गंगा हमारा नरौरा बुलंदशहर। ठीक है, नरौरा बुलंदशहर, नरौरा में पावर प्लांट भी, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अब हमारी नहर और सारी क्या थी, नहर और नदियाँ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की म्यूज़िक मतलब क्या होता है, गाना। हमारे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट गाने संगीत भी हैं, वो भी देखेंगे। तो हिंदुस्तानी संगीत शैली हमारे यहाँ 10 टाइप की, कितने टाइप की, 10 टाइप की। ठीक है, उसमें से कौन कौन सी देखो, याद करने का ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आप लोग दिमाग में रखो। ध्रुपद गायन हमेशा मंदिरों में होता था। तंबूरा पर आवाज़ इसके ऊपर यूज़ होते थे। तानसेन जी, हरिदास जी, गोपाल दास जी सब ध्रुपद गाए थे। ख्याल हमारा कैराना और आगरा के घराने में है, 2 याद रखेंगे, कैराना और आगरा का घराना ख्याल गाते हैं। अमीर खुसरो जी, भीमसेन जोशी, गंगूबाई, ये सब इसके रहे हैं कि ख्याल वैल गाते थे लोग। नेक्स्ट हमारा तराना हमारा अमीर खुसरो जी ने शुरुआत किया था तराना। और ठुमरी प्रेम और भक्ति का होता है, हिंदी और ब्रज भाषा में यूज होता है। बनारस घराना इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठुमरी के लिए, याद रखेंगे, ठुमरी के लिए बनारस घराना। ये 4 टाइप की हमारे यूपी में है। ठीक है, ओवरऑल 9 है, 4 हमारे यूपी में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, फिर हमारा था फोक सॉन्ग्स, जो खुशी में गाए जाते हैं, फोक सॉन्ग्स इनको बोलते हैं। ठीक है, फोक सॉन्ग्स में हमारी इसकी हिंदी, फोक सॉन्ग्स से हिंदी नहीं पता, फोक सॉन्ग्स आप लोग ऐसे याद करो। ठीक है, कजरी ईस्ट उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। ईस्ट उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मोस्टली जब भी बारिश होती है ना, बारिश के मौसम में, मानसून सीजन में गाते हैं कजरी। ठीक है, कजरी। अब कजरी मानसून कैसे याद रखोगे, बादल काले होते हैं ना, तो कजरी। ठीक, कहाँ पे, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र मोस्टली। ठीक है, फिर हमारा रसिया हमारा ब्रज भाषा में राधा कृष्ण जी की प्रेम कहानी है। रसिया खुद ही याद रख लो, रसिया ऐसा कुछ कृष्ण जैसा साउंड नहीं हो रहा, थोड़ा ऐसा कृष्ण भगवान की तरह, रसिया रासलीला टाइप। तो ब्रज भाषा में है, राधा कृष्ण जी के ऊपर है। फिर हमारा बिरहा ऐसा फील नहीं हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा दुख है किसी चीज़ को लेकर, तो बिरहा जो है ना वो रात में गाते थे, नाइट में, पूर्वांचल ईस्ट यूपी में गाते थे। ठीक है, तो बिहार के साइड है ना, बिहारी यादव लोग मोस्टली गाजीपुर में इसको गाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे ऐसे। बिहारी यादव ऐसे याद रखेंगे, बिरहा होता था किसी से छूटने का दुख, आप लोग ऐसा सैड सॉन्ग बोल दो, सैड फोक सॉन्ग। फिर हमारा आता था फाग हमारा ईस्ट यूपी में गाते थे, होली के टाइम पे फाग गाया जाता है, क्योंकि फागुन बोलते हैं ना, फागुन बोलते हैं ना, तो होली के टाइम पे फाग गाया जाता है, इसको ऐसे याद रखेंगे। फिर हमारा आता है बंजारा भी रात में गाते थे। तेली समाज की एक गीत है बंजारा। अब तेली समाज के व्यापारी, तेली समाज क्या होते हैं, व्यापारी, गुप्ता किसका बोलते हैं, बनिया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो लोग बंजारे होते हैं, तो रात में ये गाना गाते हैं, खुश रहते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट रागनी, वेस्ट उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। ठोला मारू आगरा मेरठ में गाया जाता है, याद रखो, ठोला मारू कहाँ, आगरा मेरठ। अब ठोला मेरठ तो याद हो जाएगा, ठोला आगरा याद रखना। आगरा में क्या है, पागल खाना, तो पागल खाना मतलब ठोला, ऐसा याद रख लो। सॉरी, बहुत वर्स्ट है, बट दिमाग में रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है,
कहारवा, कहारवा कहाँ है? शादियों में रहते हैं, कहार जाति के लोग गाते हैं। अब कहारवा कहार जाति तो याद हो जाएगा, कब गाते हैं? शादियों में, इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आल्टा, आल्टा बुलंदखंड में गाते हैं, महोबा डिस्ट्रिक्ट में। आल्टा बुंदेलखंड, सॉरी बुलंदखंड नहीं, सॉरी बुलंदखंड बोल रहा हूँ, सॉरी बुंदेलखंड महोबा डिस्ट्रिक्ट में, कह तो रहा तो कुछ गलत बोल रहा। तो आल्टा हमारा बुंदेलखंड महोबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नकटा, नकटा अवध में, ईस्टर्न यूपी में गाते हैं नकटा, नकटा, ठीक है। अब डांस पे आते हैं भाई, म्यूजिक है तो डांस भी होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा कैसे? देखो पहले उन्होंने कृषि पढ़ी, खेती किया, पेट भर गया, अब नदी वदी से पानी नहीं पी लिया, अब फिर गाना वाना गाने लगे, फ्री हो गए ना, अब गाना वाना गाने लगे, अब हम लोग नाचेंगे, गाना के साथ अब डांस तो ज़रूरी है ना भाई, पेट भरा भाई है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है, जो बहुत ज़्यादा क्लासिकल डांस है, वो है कथक, बहुत ज़्यादा फेमस है उत्तर प्रदेश में क्लासिकल डांस है कथक। कथक के फेमस कौन से, इनका नाम रखेंगे? उदय शंकर जी, गोपी कृष्ण जी और सितारा देवी जी, ठीक है। कथक बहुत अच्छा करते हैं। बिरजू महाराज बहुत अच्छा कथक करते थे, ठीक है। लच्छू महाराज, देखिए यहाँ पे नाम मैंने लिख दिया, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बिंदादीन, शंभू, ये सब क्या कथक बहुत अच्छा करते थे, ठीक है। कथक होता कहाँ का है? जयपुर घराने में होता है, बनारस घराने में होता है, लखनऊ घराने में, तीनों घराने में होता है। नवाब वाजिद अली शाह जी ने इसकी स्टार्टिंग की थी कथक की। किसने? नवाब वाजिद अली शाह जी ने। हमारे यहाँ क्लासिकल डांस है कथक, स्टार्टिंग उन्होंने की थी, नवाब वाजिद अली शाह जी ने इसके अपने पैट्रोनाइज किया था, अपने कोर्ट में बोला था भैया करके दिखाओ कथक। फिर हमारा फोक बता ही दिया, ब्रिज, चरकुला, मयूर नृत्य। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फोक डांस उसको बोलते हैं। क्लासिकल एक है, फोक डांस हमारे यहाँ ब्रिज में होता है। ब्रिज डांस होता है हमारा मथुरा, हाथरस, आगरा, इटावा साइड में। चरकुला नृत्य हमारा 108 दियों को सर पे रख के डांस करते हैं, कहाँ पे? ब्रिज साइड में होते हैं चरकुला। चरकुला कहाँ होता है? ब्रिज साइड में होते हैं। ब्रिज साइड कहाँ है ये आप लोग को पता है? 108 दिए जला के डांस करते हैं अच्छे से। मयूर नृत्य, मोर बन के नाचते हैं, कहते हैं ना मार मार के मोर बना दो, तो यहाँ सब लोग असल में मोर बन जाते हैं, मयूर नृत्य करते हैं। रास लीला करते हैं, रास झूला करते हैं, ये कहाँ होता है? बुंदेलखंड, झांसी, महोबा, इन सब जगहों पे, ठीक है। फिर हमारा पुत्र जन्म पे हम लोग करते हैं ख्याल, पुत्र जन्म पे ख्याल करते हैं, ख्याल नाच करते हैं पुत्र जन्म पे। शौरा या सहरा होता है फसल की कटाई पे, जब भी हमारी फसलें कटती हैं तो क्या देखो, अब फसल कट गई तो पैसा आ जाएगा, खाना आ जाएगा, तो भाई डांस कर लो, आया शौरा भाई हो गया, शौरा 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 मतलब श्योर हो गया कि अब फसल कट गई खाना मिलेगा, श्योर हो गया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। बरेडी, अहीर लोग डांस करते हैं बरेडी में, अहीर लोग, अहीर मतलब यादव जनजाति इसको बोलते हैं, अहीर उनको बोलते हैं, बरेडी, ठीक। नेक्स्ट हमारा अवध, अवध में गोंडा आता है, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, ये सब आता है अवध में। अवध में कौन कौन सा होता है? जोगिन, पहला होता है जोगिन, रामनवमी जब आती है ना उसके ऊपर होता है जोगिनी, जोगिनी औरतों के द्वारा किया था, नाम ही कि राम भगवान के प्यार में मैं तेरी जोगिनी हो गई, ऐसा करके गाना है ना। फिर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के इलाके में कर्मा नृत्य होता है, ट्राइबल एरियाज़ में करते हैं कर्मा, कहते हैं यही तुम्हारा कर्म, मेरा कर्म, तू मेरा धर्म, तू। ट्राइबल लोग डांस करते हैं, जनजाति लोग। फिर डठिया, ट्राइबल लोग करते हैं, बच्चे के जन्म पे, पुत्र जन्म में, पुत्री के जन्म पे डठिया किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ यूज होते हैं? तो देखिए, जानकी मिश्र जी तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, दुर्गा दास जी तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, रामदास जी तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, किशन महाराज जी तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। तो अगर इन सब का नाम आ जाए कि जानकी मिश्र किससे हैं, दुर्गा दास जी किससे हैं, और रामदास जी किससे हैं, किशन महाराज जी किससे फेमस है, तो आप बोलोगे तबला वादक है। सितार वादक में पंडित रविशंकर जी और मुश्ताक अली जी, ठीक है, दो लोग का नाम रखेंगे, रविशंकर और मुश्ताक अली, सितार वादक है, ठीक है। अब कुछ घराने हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको देख लेते हैं। रामपुर घराना, फाउंडर कौन थे? इनायत खान, रामपुर घराना के फाउंडर कौन थे? इनायत खान, ठीक है। गज़ल, बेगम अख्तर जी गाती हैं, मल्लिकाए गज़ल बोलते हैं उनको, गज़ल, बेगम अख्तर, मल्लिकाए गज़ल सॉरी। फिर तबला वादक हमारे यहाँ दस्तूर खान, मोदू खान, परवावज, अयोध्या प्रसाद, पंडित सखाराम, मन्नू मिश्रा, उनको मन्नू मिश्रा को पागलदास बोलते थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके माइंड में होना चाहिए, तो एक बार आप लोग देखोगे वीडियो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब लखनऊ में ख्याली गाना गाते हैं कौन? मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान जी लखनऊ में ख्याली गाना गाते हैं, ठीक है। अब हम लोग लखनऊ घराना देखते हैं, बनारस घराना ऊपर था, फिर हमारे नीचे आया जयपुर घराना, हम लोग लखनऊ, जयपुर था ना शायद, हाँ रामपुर, सॉरी रामपुर घराना, हम लोग लखनऊ घराना देखो। लखनऊ घराना में वाजिद अली शाह जी ने शुरुआत की। अख्तर पिया, इनको बोलते थे, खुद ही डांस करते थे, ठुमरी नृत्य करते थे, ठुमक ठुमक के नाचते थे, कहते देखो यार ठुमक ठुमक के मैं नाच रहा हूँ। अख्तर पिया बोलते हैं, ये लोग सोचो, इमेजिन करो, मुगल या फिर जो हमारे पूर्वज जो हमारे जाते थे पैसे दे के डांस देखने का, जिंदा होते कितने खुश होते ना इंस्टाग्राम खोल के मजाक कर रहा था यार, सीरियस ना लेना, ठीक है। फाउंडर कौन है इसके? जानकी प्रसाद, किसके? ठुमरी के, जानकी प्रसाद फाउंडर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब लखनऊ घराने में कुछ लोग बहुत ज़्यादा फेमस है, छोटी बड़ी मैना, दो लोग यहाँ हैं, रसलून बाई यहाँ पे है, गिरिजा देवी यहाँ पे, इनको अप्पा जी बोलते हैं गिरिजा देवी को, ठीक है। तो अगर नाम आ जाए गिरिजा देवी किस घराने से? लखनऊ घराने से। रसलून बाई किस घराने से? लखनऊ घराने से। छोटी और बड़ी मैना किस घराने से? लखनऊ घराने से, ठीक है।
हम लोग आगरा घराना देखते हैं। फाउंडर कौन है आगरा घराने के? हाजी सुजान खान, ज्योति दीपक भी इनको बोलते थे, हाजी सुजान खान। इनका दोनों नाम है, ज्योति भी हैं दीपक भी हैं, ठीक है, फीमेल मेल मिक्स हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, श्याम, इसके फेमस कौन कौन से थे आगरा घराने के? श्याम रंग का, वल्लभ दास, सादिक अली और फजल अली। अब इन सब का नाम अगर आ जाए, फजल, सादिक, वल्लभ, श्याम, तो इन सब का अगर नाम आ जाए तो आगरा घराने में, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा? किराना घराना। किराना घराना शामली में है, फाउंडर अननोन है। अब ख्याली गायक यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका नाम याद रखेंगे, भीमसेन जोशी जी, गंगूबाई जी, हीराबाई जी, प्रभा ने। अब अगर इनका नाम आ जाए, भीमसेन जोशी कहाँ से हैं तो बोलोगे किराना घराने से, गंगूबाई कहाँ से? किराना घराने से, हीराबाई कहाँ से? किराना घराने से, प्रभा ने कहाँ से? किराना घराने से, ठीक है। ओके, अब हम लोग लिटरेचर देखते हैं, ठीक। लिटरेचर में हमारा आर्टिकल 21A आप लोग को पता है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 6 से 14 साल। आर्टिकल 2009 में इसका एक्ट आया था, 2010 से लागू हुआ था। 300 बच्चों अगर हैं 1 किलोमीटर के अंदर तो आपको प्राइमरी स्कूल खोलना पड़ेगा, 800 बच्चे अगर 3 किलोमीटर के अंदर है तो आपको सेकेंडरी स्कूल खोलना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द रूल। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद 1972 प्रयागराज में खुला, 1972 प्रयागराज, ठीक है। और यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ये भी 1921 प्रयागराज। तो सबसे पहले माध्यमिक वाला खुला, फिर हमारा बेसिक वाला खुला, ठीक है। फिर हमारा SCERT, एक हमारा तो NCERT का, तो SCERT ये स्टेट काउंसिल है, वो नेशनल काउंसिल है, तो SCERT 1981 लखनऊ में खुली। यूपी में काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च हम लोग लखनऊ में करते हैं, 1989 में खुला हुआ था। उर्दू एकेडमी 1972 में खुली, थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। उर्दू एकेडमी 1972 में खुली थी, ठीक। संस्कृत संस्थान हमारा 1976 में खुला था, ऐसे याद रखेंगे। पहले उर्दू खुली 1972, फिर संस्कृत खुला 1976, फिर हिंदी खुला 1976, संस्कृत हिंदी एक साथ खुला। फिर राज्य ललित कला अकादमी खुली 1962 में, सबसे पहले ये खुली ललित कला अकादमी 1962 में। फिर राज्य नाटक अकादमी खुली 1963 में। इसको याद कैसे करें? देखो, पहले कला सीखो, फिर नाटक सीखो। मतलब ललित ने पहले कला सीखा, फिर नाटक सीखा, फिर उसने उर्दू सीखी, फिर संस्कृत सीखी, फिर हिंदी सीखी। बड़ा मल्टी टैलेंटेड था कौन? ललित, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप लोग। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर हम लोग देखते हैं ड्रामा स्कूल कहाँ पर है? भारतेंदु ड्रामा अकेडमी हमारी 1975 में खुली है। कला भवन 1920 वाराणसी में है, ठीक है। फिर हमारा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं इसको। 1887 में विलियम मुइर द्वारा खोला गया था, 2006 से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। 1888 में विलियम मुइर द्वारा खोला था, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 6। BHU है हमारा पहला, इलाहाबाद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और रानी लक्ष्मीबाई कृषि यूनिवर्सिटी, ये सब सेंट्रल में, ठीक है। अब देखो ये 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। एक हमारा राजीव गांधी विमानन, मतलब यहाँ पे आपको पायलट गिरी सिखाते हैं, विमान उड़ाना सीखते हो। 2013 में खुला है रायबरेली में, ठीक, रायबरेली में है, ठीक। सबसे पुराना हमारा कौन सा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887। फिर उसके बाद इलाहाबाद के बाद क्या खुला? हमारा BHU खुला। BHU के बाद हमारा अलीगढ़ मुस्लिम के बाद हमारा खुला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर हमारा खुला राजीव गांधी विमानन। फिर हमारा खुला रानी लक्ष्मीबाई। तो सबसे यंगेस्ट कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई, इसको याद रखेंगे, ठीक, ओके। फिर हमारा पत्रिका है इंपॉर्टेंट, ट्राइब इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा पत्रिका कौन सा हमारा, कि हमारे यहाँ मॉडर्न टाइम में कौन कौन सी पत्रिकाएँ निकाली गई थी। तो पहली हिंदी न्यूज़पेपर जो उत्तर प्रदेश की थी या भी कहीं की, तो उसका नाम था उदंत मार्तंड, कोलकाता से निकाली गई थी 30 मई 1826 में। जुगल किशोर शुक्ला जी कानपुर के थे, उन्होंने निकाली, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बनारस अखबार निकलता था, बनारस में 1845 से। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बोलते थे राजा शिव प्रसाद जी को, ठीक है। फिर सुधाकर 1850 में बनारस से निकलता था। सर्व हितकारी 1855 में आगरा से निकलता था, ये याद रखेंगे, सर्व हितकारी एग्जाम में पूछा गया तो याद रखेंगे। सर्व हितकारी 1855 में आगरा से निकलता था। प्रजाहित 1865 इटावा। लोकमित्र 1863 आगरा, याद रखेंगे, लोकमित्र आगरा 1863। तत्वबोधिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1865 बरेली से निकलता था, गुलाब शंकर जी के द्वारा निकाला जाता था। गुलाब शंकर जी तत्वबोधिनी करते थे 1865 में। फिर कवि वचन सुधा 1867 में हरिश्चंद्र जी निकालते थे काशी से, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, कवि वचन सुधा 1867 हरिश्चंद्र जी काशी। बाल बोधिनी 1874 हरिश्चंद्र जी वाराणसी से निकलते थे औरतों के लिए। कौन सी? बाल बोधिनी, औरतों के लिए। अब औरतों के लिए है, क्या पता पूछ ले एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रखेगा, बाल बोधिनी हरिश्चंद्र जी, ठीक। बनारस अखबार गोविंद रघुनाथ जी निकालते थे, बनारस अखबार, ठीक है, गोविंद रघुनाथ जी बनारस अखबार, ये जो है था ये वाला मैंने निकाला, गोविंद रघुनाथ जी बनारस अखबार। राजा शिव प्रसाद जी सितारे हिंद, उनके सांसद, ठीक है, 2 निकलते थे। अब मंथली मैगजीन्स कुछ निकलती थी हमारे यहाँ महीने में एक बार,
ठीक जैसे अभी हम लोग यहाँ मंथली मैगजीन हम लोग पढ़ते हैं वैसे। 26 जुलाई 1874 से इलाहाबाद में नाटक प्रकाश शुरू हुआ। रतन चंद्र जी के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे ये, रतन चंद्र जी नाटक प्रकाश निकालते थे। हिंदी प्रदीप निकलता था प्रयागराज से 1877 में, बालकृष्ण भट्ट जी निकालते थे हिंदी प्रदीप, ठीक है। फिर हमारा अभ्युदय निकलता था 1907 में प्रयागराज से, मदन मोहन मालवीय जी निकालते थे, मदन मोहन मालवीय जी निकालते थे अभ्युदय 1907 प्रयागराज, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। मदन मोहन मालवीय जी यूपी से रिलेटेड है, ठीक है। क्यों रिलेटेड इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। ओके, देखते हो किसको याद है, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। सरस्वती निकलती थी हमारी 1900 में प्रयागराज से, महावीर द्विवेदी जी निकालते थे सरस्वती। महावीर द्विवेदी बहुत फेमस नाम है हिंदी साहित्य में, महावीर द्विवेदी सरस्वती निकालते थे 1900 से प्रयागराज में। मजदूर निकलता था गणेश शंकर जी के द्वारा कानपुर से 1928 में, याद रखिएगा गणेश शंकर जी मजदूर निकालते थे। गणेश जी, उनके पिता शंकर जी, इनका दोनों लोग का नाम मिला के इनका नाम है गणेश शंकर, कानपुर के रहने वाले, मजदूर निकालते थे। कानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है ना, तो मजदूर लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, ऐसे याद रखोगे। स्वदेश 1919 में निकलता था। गोरखपुर से दशरथ द्विवेदी निकालते थे स्वदेश, दशरथ द्विवेदी जी स्वदेश निकालते, ठीक है। कल्याण धार्मिक किताब थी 1926 में निकलती थी। मुंबई 1927 गोरखपुर में हनुमान पोद्दार जी निकालते थे, ठीक है। हनुमान पोद्दार, कल्याण था धार्मिक था, यूपी में मुंबई में 2 जगह निकालते थे हनुमान पोद्दार, ठीक है। अब किसानी एग्रीकल्चर का भी कुछ निकलता था, वो देख लेते हैं। खेती किसानी फैजाबाद से होता था। कृषि सेतु सुल्तानपुर से, और गांव की बात कानपुर से, ठीक है, गांव की बात कानपुर से, ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी बन रही हैं, वो कौन कौन सी इसको याद रखोगे। ध्यानचंद्र खेल वाली मेरठ में बन रही है, पुलिस एंड फॉरेंसिक वाली लखनऊ में बन रही है, राजेंद्र प्रसाद जी वाली प्रयागराज में बन रही है, महात्मा बुद्ध कृषि वाली कुशीनगर में बन रही है, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर में बन रही है, और माँ पाटेश्वरी शुरू हुई है, ये कहाँ पे, बलरामपुर में शुरू हुई है, ठीक है, बलरामपुर में माँ पाटेश्वरी, ठीक है, याद रखेंगे। माँ पाटेश्वरी बलरामपुर, नोट्स में नहीं है, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम में लिस्ट डाल दूंगा। माँ पाटेश्वरी बलरामपुर, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, विंध्यवासिनी माता जी का मंदिर है। महात्मा बुद्ध कृषि, याद रखिएगा कुशीनगर में कृषि होगा, महात्मा बुद्ध जी वहाँ से रिलेटेड है, उनके नाम पे। राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से प्रयागराज यूनिवर्सिटी प्रयागराज में बन रहा है, और ध्यानचंद्र खेल से मेरठ रिलेटेड आपको पता है, पुलिस एंड फॉरेंसिक का लखनऊ में, ठीक है। अब हम लोग ट्राइब्स देखते हैं, तो सबसे कम ट्राइब यहाँ पे सोनभद्र गलत लिखा हुआ है, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ सबसे पहले। सबसे कम ट्राइबल एरिया हमारा कहाँ पे है, बागपत में है, ठीक है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमारा सोनभद्र में, ठीक है, सबसे ज़्यादा बागपत, फिर ललितपुर, और सबसे ज़्यादा सोनभद्र, बलिया, देवरिया, ठीक है। टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब उत्तर प्रदेश में 1.09% है, इंडिया का 1.09% है भारत का, और यूपी के पॉपुलेशन का टोटल 0.57% यूपी का टोटल पॉपुलेशन है। 11.34 लाख है, जिसमें से 5,81,000 मेल है और 5,53,000 फीमेल है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। वर्ष 2000 तक उत्तर प्रदेश में 5 शेड्यूल्ड ट्राइब थे ज़्यादा, ठीक है, बट 2003 से 10 माने गए। पहले 5 कौन थे 2000 तक, थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी, जौनसारी, ये 5 थे इंपॉर्टेंट। अब 2003 के बाद ये 10 हो गए, ठीक है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि जनजाति कहाँ रहती है। थारू कहाँ रहते हैं, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, खीरी, जितने नेपाल से सटे एरिया हैं वहाँ पे थारू रहते हैं। ये लोग खुद को किरात डायनेस्टी का मानते हैं। किरात, जब लोगों ने किरात अर्जुनिया पढ़ी होगी ना, किरात क्या था, खुद को मतलब ये लोग ठाकुर मानते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट में कलेवा खाते हैं, याद रखना, थारू का ब्रेकफास्ट है कलेवा। लंच है मिजनी लंच है, और डिनर है बेरी, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट कलेवा, लंच मिजनी, और डिनर है बेरी, ठीक है। फेस्टिवल है इनका, ठीक है। दिवाली को लोग दुख के रूप में मनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ सॉरो, दिवाली को दुख के रूप में मनाते हैं। और लट भरवा भोज कराते हैं लोग, जब भी कोई विधवा का विवाह होता है इनके यहाँ, मतलब विधवा विवाह है इनके यहाँ, लट भरवा भोज कराते हैं, मतलब लाठी से मार के भरवा खिला देते हैं लोग ऐसा याद रख लेना, सॉरी, ठीक है। फिर दूसरा बुक्सा ट्राइब बिजनौर और सहारनपुर में है ये लोग खुद को परवार डायनेस्टी का मानते हैं, परवार डायनेस्टी का, ठीक है। ये इनके यहाँ खरीद, मतलब वाइफ को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आपके ऊपर है। बिरादरी पंचायत इनके यहाँ होती है, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है तख्त, फिर दरोगा, फिर मुंसिक, फिर सिपाही, ठीक है। सबसे बड़ा तख्त, दरोगा, मुंसिक, सिपाही। बिरादरी पंचायत, अगर क्वेश्चन पूछे बिरादरी पंचायत कहाँ है तो बोलोगे बुक्सा में, ठीक है, बुक्सा ट्राइब करती है। तो ये थी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अब 1-2 चीज़ आपकी बची हो, मैं आपका 3rd वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। थोड़ी लंबी वीडियो में नहीं बनाना चाहता ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि यूपी स्पेशल बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ते, बट मुझे पता नहीं क्यों इस बार अंदर से फील आ रहा है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से इस बार 15+ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ फोकस करके पढ़ते रहिएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, आपको एग्जैक्टली हर एक चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। एंड चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी करिए। और कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।